हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है सृजन आईएएस कटिहार के द्वारा जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें से यह तीसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट में जो है टॉपिक ये रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स फरवरी महीने का। और इसमें जो है कुल 150 प्रश्न है और जो है वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो जिसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। बहुत ही गहन शोध के बाद जो है प्रश्नों को सेलेक्ट किया जाता है इस संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मेल कीजिए। कौन सा जो है स्थानीय हवा और उसके क्षेत्र में मेल है? तो ये है, देखिए, हवा कितना होता है, दो तरह के होते हैं, एक सनातन पवन और दूसरा स्थानीय पवन। सनातन पवन वैसे पवन होते हैं जो निश्चित कटिबंध में जो है निश्चित दिशा में हमेशा वर्षों भर चलती रहती है, जैसे कि पछुआ पवन और पूर्वी पवन। पूर्वी पवन को जिसे हम व्यापारिक पवन भी कहते हैं, तो वो हो गया सनातन पवन। लेकिन यहाँ सनातन पवन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है जो है स्थानीय हवाओं की, स्थानीय पवन के। स्थानीय पवन का मतलब ये होता है कि जो किसी क्षेत्र विशेष में खास क्षेत्रों में ही बहती है वो, और उसकी अपनी खासियत होती है, वो या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी। तो यही है स्थानीय हवा। जैसे कि मान लीजिए मिस्ट्रल स्थानीय हवा है, तो मिस्ट्रल हवा कहाँ बहती है? तो ये मध्य फ्रांस में बहती है, आल्प्स पर्वत के आसपास बहती है और भूमध्य सागर के आसपास बहती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। दूसरा देखिए सिरोक्को। सिरोक्को जो है यह भी स्थानीय हवा है जो कि मध्य अफ्रीका से शुरू होकर के भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए जो है इटली में जाती है ना। तो सिरोक्को जो है ये भी एक जो है गर्म हवा है। सिरोक्को मिस्टल ठंडी हवा है, लेकिन सिरोक्को गर्म हवा है। चिनूक। चिनूक जो है ये भी स्थानीय हवा है, लेकिन ये जो है रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान पर बहती है, जहाँ पर इससे ये लाभ होता है कि वहाँ जो बर्फ़ जमे रहते हैं घास के ऊपर, वो पिघल जाता है और घास उग जाता है, जिससे चारागाह खुल जाता है। हरमट्टन भी स्थानीय हवा है जो कि मध्य अफ्रीका में बहता है, गिनी तट के पास जो है मध्य अफ्रीका से लेकर के पश्चिम की ओर बहते हुए गिनी तट के पास अटलांटिक महासागर का जो तट है अफ्रीका का, वहाँ पर जा कर के ये जो है वही बहती है। इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए जो है कुछ रोग का इलाज हो जाता है इस हवा में, तो है इसलिए इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं। तो चारों ऑप्शन सही हो गया, इसका मतलब है कि डी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? पर्वत तो जैसे कि जानते हैं कि पर्वत ऐसे तो दो तरह के होते हैं, या तो ब्लॉक पर्वत होगा या तो वलित पर्वत होगा, है ना। वलित पर्वत मतलब फोल्डिंग पर्वत होगा। वलित पर्वत जो है अक्सर ज़्यादातर वलित पर्वत जो है वो नवीन है मतलब नया है, हाल फिलहाल में बना है, कुछ ही लाखों साल पहले बना है, ठीक है। तो इसमें कौन से कहा जा रहा है कि जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो दिया गया ऑप्शन में, कौन सा जो है लंबी है सबसे? तो लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे लंबी है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है ये बताइए? तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ये मान लीजिए महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका ये हो गया, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की ये जो पश्चिमी वाला भाग है उत्तर दक्षिण में, इस तरह से यही है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है, ये वलित पर्वतों का माला है, ठीक है, श्रृंखला है। फिर रॉकीज़ है, देखिए यहाँ पर रॉकीज़ यहाँ पर होगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक। तो यहाँ पर आंसर पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी कौन है, तो एंडीज होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर है केप अगुल्हास किन 2 महासागरों को अलग करता है? तो 2 महासागरों को अलग करता है केप अगुल्हास। अगुल्हास जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे मान लीजिए कि जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पर है केप अगुल्हास, और ये केप अगुल्हास जो इधर हिंद महासागर और इधर अटलांटिक महासागर, ये वाला सागर, ये दोनों के पानी को जोड़ता है केप अगुल्हास। इसलिए हम कहेंगे कि अटलांटिक और हिंद महासागर के पानी को जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 3 का सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
देखिए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने में थोड़ा समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि जो है प्रश्नों को पूरे विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है, उसके ऑप्शन को विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है। तो समय पर ध्यान मत दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निचले परतों में ऊष्मा का संचार होता है। जैसे वायुमंडल जानते हैं कि भिन्न भिन्न लेयरों में बना हुआ है, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल का क्षेत्र है, उसके बाद फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये है, तो वायुमंडल का जो क्षेत्र है सबसे निचला परत है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल है ना, इस तरह से आयन मंडल है, इस तरह से लेयर बना हुआ है। तो वायुमंडल जो गर्म होता है उसके पीछे क्या कारण है? सूर्य का जो किरण डायरेक्ट आती है वो कारण है, या सूर्य पृथ्वी से टकरा करके रिटर्न जाती है वो कारण है? तो यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव विकिरण। मतलब सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है, विकिरण आती है, तो उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता। ठीक है, गर्म किससे होता है? तो वो होता है आपका जब पृथ्वी से टकरा करके रिटर्न जाती है विकिरण, उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। उससे ही जो है, या वायुमंडल से के कुछ ऊपरी परत से ही जो टकरा करके ऊपर जाती है, वायुमंडल में जो है कुछ जलवाष्प की मात्रा रहती है, अन्य अन्य गैसों की मात्रा रहती है, जिसके कारण जो है ओजोन वगैरह भी रहती है, जिसके कारण जो है गर्म हो जाता है वायुमंडल। क्योंकि हम जानते हैं सूर्य से आने वाली विकिरण जो होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, तो वेवलेंथ कम होता है तो अपने माध्यम को वो गर्म नहीं कर पाती, सीधे एकदम गमन करती रहती है। लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद जो फिर जो ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण जो है तरंग उसका ज़्यादा होता है, उसके कारण जो है वो जो है टकराता है वायुमंडल के अन्य अन्य गैसों से, जिसके कारण जो है वायुमंडल को वह गर्म कर देता है। उसी को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, ये है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? तो दिन और रात के तापमान में जो है खास करके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी मरुस्थल होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच वाला क्षेत्र में जो भी मरुस्थल है, वहाँ पर रात में टेम्परेचर बहुत ही न्यून हो जाता है और दिन में टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और दोनों का बीच का अंतर जो है सर्वाधिक होता है। इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी। ठीक है, सी आंसर हो गया। 7 देखिए, चुक्सी सागर कहाँ पर स्थित है? तो चुक्सी सागर जो अवस्थित है वो है आपका आर्कटिक महासागर में, ये उत्तरी ध्रुव के आसपास है। हम जानते हैं कि चुक्सी सागर से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये चुक्सी सागर मान लीजिए, और ग्रीनविच लाइन मान लीजिए ये है। तो ग्रीनविच लाइन से 180 डिग्री पूर्व जाएंगे या 180 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आता है। वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जहाँ से गुजरती है जो है वो आपका जो है चुक्सी सागर होकर के गुजरती है, फिर प्रशांत महासागर में से होकर के वो गुजरती है ना। उस लाइन को क्रॉस करने से एक दिन का अंतर आ जाता है, जैसा कि जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो वो चुक्सी सागर जो है वो ध्रुवीय सागर है, मतलब आर्कटिक महासागर का ही एक पार्ट है ना। डी आंसर हो जाएगा इसका 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक गति से पवनें प्रवाहित होती है? तो पवन, जैसा कि हम जानते हैं कि पवन जो है निरंतर बहने वाली पवन जो होती है, एक ही दिशा में और फिक्स कटिबंध में बहने वाली जो पवन होती है, निश्चित कटिबंध में जो है वो सनातन पवन कहलाती है, या तो पूर्वी पवन या तो पछुआ पवन। ठीक है, तो ये जो पवन होती है सनातन पवनें, ये निश्चित दिशा में निश्चित कटिबंध में बहती रहती है। तो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बहती है। तो लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो ये जो सनातनी पवनें हैं, इनकी गति धीमी होती है दक्षिणी गोलार्ध के अपेक्षा। दक्षिणी गोलार्ध में चूँकि है कि कोई अवरोध नहीं है, और उत्तरी गोलार्ध में अधिक अवरोध है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, अलग अलग महाद्वीप है, महासागर है, ये सब है, तो इसमें अंतर आ जाता है, यही कारण है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो यहाँ अंटार्कटिका आंसर हो जाएगा। लॉजिकली सोचिए तो अंटार्कटिका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरिल द्वीप। कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो कुरिल द्वीप का जो विवाद है ये जापान और रूस के बीच में है। तो 9 का हो जाएगा डी आंसर, रूस और जापान के बीच में है। रूस का पूर्वी हिस्सा जहाँ पर अंतिम छोर होता है वहाँ पर जो है एक द्वीप है कुरिल द्वीप, और जापान का उत्तरी हिस्सा उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा में है। तो वही दोनों देश के बीच में यह जो है विवाद छिड़ा हुआ है कुरिल द्वीप के लिए करके। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो क्रस्ट में पाए जाने वाले दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अलग अलग आंतरिक संरचना को अगर देखेंगे पृथ्वी का, तो अलग अलग लेयर में जो है विभाजित है। ये हो गया आपका क्रस्ट है, फिर आपका कुछ मतलब 33 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है, भूपर्पट्टी इसको कहते हैं। उसके बाद फिर मेंटल आता है, फिर क्रोड आता है। तो ये भूपर्पट्टी में जो है ना अलग अलग तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब है ना, लोहा, ये सब पाया जाता है, कुछ कुछ अंश में पाया जाता है, सिलिकॉन वगैरह ये सब। तो इसमें कहा जाता है सबसे अधिक जो भूपर्पट्टी में तत्वों की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन। सी आंसर हो जाएगा 10 का। ठीक है। 11 नंबर देखिए, मोह असंबद्धता किसके बीच में सीमा बनाती है? मोह असंबद्धता किसके बीच में सीमा बनाती है? तो ये बनाती है पृथ्वी की भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच में। जैसा कि अभी हम देखें कि जो है पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपर्पट्टी कहते हैं, या इंग्लिश में उसको क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट हो गया। तो 33 किलोमीटर तक ये क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है। तो जहाँ क्रस्ट समाप्त होता है, मेंटल शुरू होता है, उस लाइन को, काल्पनिक लाइन को ही हम कहते हैं मोह असंबद्धता। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा असंबद्धता है, जहाँ मेंटल खत्म होता है और फिर क्रोड शुरू होता है। इसी तरह का लाइन है गुटेनबर्ग लाइन, है ना, इस तरह से। ठीक है, रेपेटी लाइन। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों को, आंतरिक संरचनाओं के आधार पर जो है अलग अलग लेयर को वो अलग करता है। तो ये मोह असंबद्धता किसको अलग करता है? तो भूपर्पट्टी और मेंटल को। ठीक है, तो ये है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में पेड़ में विद्यमान घेरों के आधार पर उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पेड़ों के घेरों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है? मतलब क्या है कि पेड़ में जो रिंग होता है ना, रिंग पाया जाता है। पेड़ को अगर गौर से देखिएगा तो रिंग पाया जाएगा, तो वो उससे पेड़ का उम्र का पता लगाया जाता है। इसके अध्ययन को ही हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में घेरों के आधार पर पेड़ का उम्र का पता लगाया जाता है। तो ये सबसे अच्छा उभार जो है ये घेरों में किस वन में पाया जाता है? यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जो घेरों का या रिंग का उभार जो है सबसे अच्छा जो है पाया जाता है वो आपको समशीतोष्ण वन में। समशीतोष्ण वन का मतलब ये हो गया कि समशीतोष्ण कटिबंध में जो वन पाए जाते हैं वो समशीतोष्ण कटिबंध के अनुकूल वाले वन में यह परिस्थिति पाई जाती है। रिंग जो है, पेड़ों में रिंग जो है ज़्यादा अधिक अच्छा से उभरता हुआ नजर आता है समशीतोष्ण कटिबंध में। समशीतोष्ण कटिबंध क्या होगा? ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक जाएंगे, कर्क रेखा है, तो ये उष्ण कटिबंध हो गया। फिर उपोष्ण आता है, ठीक, फिर समशीतोष्ण आता है, फिर शीतोष्ण आता है, ठीक है ना, शीतोष्ण आता है, फिर वहीं पर जो है समशीतोष्ण, शीतोष्ण के अंतर्गत ही समशीतोष्ण आता है, फिर आपका जो है शीत कटिबंध आ जाता है। तो ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन में जो वन पाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा उभार होता है रिंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है 13 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सींग भी कहा जाता है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है? तो अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है ना उसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब क्यों कहा जाता है इसको समझना जरूरी है, रट लेने से नहीं होगा, इसको समझ लीजिए। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये मान लीजिए ये अफ्रीका है। अफ्रीका का जब नक्शा देखिएगा तो इसी तरह से नज़र आता है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो है बेड के माफी, तकिया के माफी जो है ये ऐसे ऊंचा उठा हुआ है, इधर डाउन है और इधर उठा हुआ है, इसीलिए इसको सींग के माफी उठा हुआ है। सींग जैसा होता है ना, तो इसी तरह से उठा हुआ है, इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से ऐसे करके उठा हुआ है, ऐसे सींग के माफी। तो इसीलिए हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो ये हो गया। तो आंसर हो जाएगा 13 का अफ्रीका महाद्वीप के उभरा हुआ पूर्वी भाग, बी आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक, 14 पर आइए, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है।
है ना। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो सूर्य से विकिरण आती है, फिर वो ऊर्जा का रूप लेती है पृथ्वी पर, तो फिर पृथ्वी से टकरा करके वो रिटर्न जाती है, तो फिर वो वायुमंडल को गर्म करती है। तो इसके लिए इसको हम इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं पृथ्वी का अल्बिडो, है ना, पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। ये हो गया 14 का डी आंसर हो जाएगा, 14 का डी। 14 का डी आंसर हो जाएगा। 15 पर आइए, 15 पर है कि किस मृदा को चरणोजम भी कहा जाता है। किस मृदा को चरणोजम कहा जाता है, चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। तो 15 का हो जाएगा आपका काली मृदा को चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैगलन जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं जल संधियां हैं, अलग अलग जल राशियों को जोड़ने वाली एक चैनल को हम जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग महासागरों को जोड़ने वाली, अलग अलग सागरों को जोड़ने वाली जो है चैनल है, संकीर्ण जल का रास्ता है, उसको हम जल संधि कहते हैं। तो मैगलन जल संधि किस किस दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जल को। जैसा कि हम जानते हैं कि ये है, मान लीजिए ये मान लीजिए यूरोप है, और ये आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर ऐसा आकार में है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका, यहाँ अटलांटिक महासागर, इधर क्या है प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के पानी को ऐसे करके और अटलांटिक महासागर के पानी को ऐसे जो जुटता है यहाँ पर, इसी को कहते हैं मैगलन जल संधि। यहाँ पर मैगलन जल संधि है चिली के पास, ठीक है। ये है पेरू, चिली कह सकते हैं, यहाँ पर ये है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ, तो इसका आंसर हो गया मैगलन जल संधि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जल को जोड़ता है। तो इसका आंसर प्रशांत और अटलांटिक ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का, तो सॉरी 16 का क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन है मैगलन जल से किसको जोड़ता है। तो 16 का आंसर है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग को जोड़ता है, बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था। पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को अगर देखेंगे तो किसने मापा था, तो ये मापा था आपका कहाँ गया, चारों ओर जो दूरी मापा था ये यूक्लिड मापा था। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा विवाद है, ये विवादित क्वेश्चन है। तो चारों ओर मापा था, यहाँ पर दो तरह की बात कही जाती है। चारों ओर मापा था यूक्लिड चूँकि जो है ज्यामिति के पिता भी कहे जाते हैं, ज्यामिति के जनक भी कहे जाते हैं, तो यूक्लिड को आंसर माना गया है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी कहीं पूछा जाता है कि पृथ्वी की परिधि, चारों ओर से परिधि को नापा था, तो इसमें आंसर कहा जाता है इरेटोस्थनीज का नाम आ जाता है। ये दोनों ही यूनानी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। भूगोल का जनक भी कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। अगर यहाँ पर परिधि का जिक्र होता कि परिधि की माप किसने की, पृथ्वी की परिधि की माप किसने की, मेजरमेंट किसने की टोटल चारों ओर से, तो जो है इरेटोस्थनीज का नाम आ जाता। लेकिन कहीं कहीं यह भी मिलता है कि चारों ओर की दूरी किसने मापी, तो यहाँ पर यूक्लिड का नाम आता है, ठीक है। तो मैंने दोनों बात बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड को मान करके चलना है, परिधि रहेगा तो इरेटोस्थनीज को मान के चलना है, ठीक। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप जो है पहले एक पेंजिया के रूप में एक ही जगह संकेंद्रित था, बाद में वो टूट करके अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो गया और अलग अलग महाद्वीपों का नाम से जाना गया। तो इसके लेकर के बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो उसमें जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये किसने दिया, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर किसने कहा था कि जो प्लेट जो है पूरा पृथ्वी जो है प्लेटों पर अवस्थित है और प्लेट जो है मूवमेंट करती है, वो छोटी बड़ी प्लेट है, बड़ी छोटी प्लेट है, 6 बड़ी प्लेट है और बाकी जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती रहती है, जिसके कारण जो है एक जगह से पेंजिया टूट करके अलग अलग दिशाओं में बह गया और अलग अलग महाद्वीप का रूप ले लिया। तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हैरी हैस, ठीक है। हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 18 का आंसर हो गया सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जो है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? पूरे विश्व स्तर पर जो घास स्थल है, घास का मैदान है, वो या तो उष्णकटिबंधीय है या तो शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास स्थल है। तो शीतोष्ण घास स्थल इसमें से कौन है ये बताना है। तो 19 का ये हो जाएगा पंपास। पंपास घास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का जो है एक देश है, ठीक है। तो पंपास हो गया। डाउन्स जो घास है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये शीतोष्ण घास है, जो है ना ये है। स्टेपी जो है ये यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है, ठीक है। उत्तरी एशिया के उत्तरी भाग में या मध्य एशिया भी कह सकते हैं, ये है। और कंबोज तो जानते ही हैं कंबोज कहाँ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है ये बताना है आपको। 20 का आंसर हो जाएगा सी, तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। तुर्की के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि तुर्की जो है, तुर्की ऐसा देश है जिसको अगर देखिएगा तो उसके कुछ हिस्सा यूरोप के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये है जैसा कि रूस है, रूस का जो है एशिया वाला भाग को हम क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। यूरोप वाला जो भाग है रूस का वो तो रसिया तो कहलाता ही है वो। 21 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि वैसा देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगता हो, ठीक है, और सिर्फ किसी न किसी देश से ही सीमा लगता हो, है ना, देशों से घिरा हो, समुद्र से ना घिरा हो, समुद्र का सीमा नहीं लगता हो, लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो इसमें से कौन सा देश है जो सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन में जितना भी है सभी के सभी लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है ये सवाल है। तो मंगोलिया, इसमें मंगोलिया सबसे बड़ा है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर है, कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक है? तो पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक जो तारा है वो सूर्य ही है। सूर्य भी तो एक तारा है, लेकिन सूर्य नज़दीक है तभी तो बड़ा दिखता है, इसलिए सूर्य जो है को माना जाता है सबसे नज़दीक का तारा, ठीक। नेक्स्ट है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह अथवा उपग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया जो है किस ग्रह पर अवस्थित है या उपग्रह पर अवस्थित है ये आपको बताना है। निक्स ओलंपिया जो है वो है आपका मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर जो है सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है आपका अरुण। अरुण के बाद वरुण है, ठीक है। तो अंतिम से कुल सौरमंडल में अभी 8 ग्रह है ना, तो 8 ग्रह में से जो अंतिम में वरुण है, अंतिम से जो पहले अरुण है, लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहते हैं अरुण को। अरुण और शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो कि सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में ये भ्रमण करता है, चक्कर काटता है सूर्य का, है ना, दूसरे अपोजिट दिशा में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। अब बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य का चक्कर काटता है, ये सब भी जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। तो गैसों से सर्वाधिक घिरा ग्रह जो है वो है आपका अरुण है, 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूम जाता है? देखिए ग्रह जो है 2 तरह की गति करती है, एक तो सूर्य की चारों ओर चक्कर काटता रहता है, ठीक है, वो परिक्रमण गति हो गया। दूसरा गति है अपने अक्ष पर भी वो उसी साथ साथ में अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर बहुत कम समय में जो है एक चक्कर काट लेता है? तो वो बृहस्पति है, करीब 10 घंटा में जो है 10 घंटे में ही अपने अक्ष पर पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। अपना पृथ्वी कितना देर में घूमता है? तो 24 घंटा में, है ना, 24 घंटा में अपना पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है पूरा, ठीक है। लेकिन वही सूर्य का चक्कर काटने में 365 दिन लग जाता है, 365 दिन, है ना, 0.25 मतलब 1/4 दिन भी लग जाता है। ये है 25 का आंसर हो गया। 26 में ये, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को, है ना। यूरोप में शुक्र को, वेनस को देवता कहा जाता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है, ठीक है। ये है 26 हो गया। 27 देखिए, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बादलों की दिशा और गति जो मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रोस्कोप, नेफ्रोस्कोप कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप
द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सी आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप का मतलब क्या होता है कि वैसा महाद्वीप जहाँ पर द्वीपों की संख्या अधिक है, द्वीपों से मिल करके, ज़्यादा द्वीपों से मिल करके बना है, मतलब बीच बीच में पानी है, फिर द्वीप है, फिर पानी है, फिर द्वीप है, इस तरह का, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो वो जो है यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग नाम है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कंटिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है। कंटिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है ये कहा जाता है एशिया को। ठीक है, कंटिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एशिया को। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में आपको इसका आंसर जो है अफ्रीका मिलेगा, जो कि गलत है। एशिया को ही कंटिनेंट्स ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर समझने का प्रयास करिए। इसलिए कहा जाता है कि एशिया ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, और सर्वोच्च गर्त है ना डेड सी जो है मृत सागर है ना जो है वो है। तो यही इसी कारण जो है ये जो है कुछ यूनिक है, इसी कारण जो है कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। कंटिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है। ठीक है, ये है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में को जो है पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां बहुत अधिक मात्रा में वहां पर पाई जाती है, और उसके अनुकूल भी है, वो पक्षियों के लिए अनुकूल जो है क्लाइमेट भी है। ठीक है, 29 का हो जाएगा ए, सॉरी 30 का हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। तो जैसा कि हम जानते हैं पूरा विश्व है जो है पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब, नदी में बटा हुआ है, तो महासागर ये सब में बटा हुआ है। लेकिन जो है सर्वाधिक मैदानी भाग जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो वो है आपका यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, एशिया में भी मैदान है, लेकिन यूरोप में जितना मैदान है उतना एशिया में नहीं है, क्योंकि एशिया में जो है ज़्यादातर आपको पठार मिलेगा, पर्वत मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, है ना, मैदान भी मिलता है, लेकिन जितना यूरोप में मैदान मिलता है उतना एशिया में नहीं मिलता। ठीक, ये है। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यूरोप, 31 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त वाला भाग कौन सा है। जैसे कि हम जानते हैं सभी महासागर में जो है सबसे गहरा गर्त है, गर्त को हम ट्रेंच भी कहते हैं। जैसे कि जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त या पूरे विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच कहलाता है, तो प्रशांत महासागर में है। लेकिन यहाँ पर अटलांटिक महासागर का गर्त पूछ रहा है, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो है प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुंडा ट्रेंच जो है ना, सुंडा गर्त और जावा गर्त, ये दोनों जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर का ये गर्त है, ट्रेंच है। मेरियाना जो है प्रशांत महासागर का गर्त है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा सागर में तट रेखा नहीं है। तट रेखा नहीं है, तो ये है आपका आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। तट रेखा नहीं का मतलब क्या है कि वो लैंडों से नहीं गिरा हुआ, तो फिर सागर कैसे हुआ, ये एक सवाल है। तो ये देखिए सारगैसो सागर एक्चुअल में है क्या कि अब समुद्री जलधारा आप लोग पढ़े होंगे, समुद्री जलधारा दो तरह की होती है। ये विषुवत रेखा है, मान के चलिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो चलने वाली, दोनों गोलार्ध में चलने वाली जो जलधारा है, समुद्री जलधारा, उसको हम कहते हैं उष्ण जलधारा या गर्म जलधारा। और ध्रुवों से इधर चलने वाली, उस विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली, भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली धारा को क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों जलधाराएं जहाँ मिलती है, तो वहाँ मिलने के बाद, जैसे अटलांटिक महासागर की अगर बात करें, तो अटलांटिक महासागर में जो है दो धाराएं मिलती है, और वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर चारों बगल से जो है वो धारा फ्लोटिंग करती है। बीच का जो सागर है ना, बीच का जो सागर है उसी को हम सारगैसो सागर कहते हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की जो है प्लैंकटन घास पाई जाती है, और मछली के लिए जो है एक आदर्श स्थान पाया जाता है, मछली का जो है का एक घर माना जाता है। ठीक है, सारगैसो सागर। इसलिए यहाँ पर तो कोई लैंड है नहीं, सागरों महासागर के बीचों बीच इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, इसलिए इसको सारगैसो सागर में क्या कहेंगे, कोई भी तट रेखा नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी को विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहा जाता है। तो खाड़ी क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। खाड़ी होता है कि जो है समुद्र, कहीं न कहीं लैंड से तो लगता है, ये बात तो जानते होंगे। तो जो समुद्र जब लैंड से लगता है तो लैंड तो एक सीध में तो ऐसे है नहीं, तो लैंड कहीं भी है तो इस तरह से ऐसे करके ऐसे होता है। तो जो है सागर का वह भाग जो उसके 3 साइड से लैंड से घिरा हो और एक साइड सिर्फ महासागरों से वो मुंह खुला हो महासागरों की तरफ, जैसे कि ये वाला कंस्ट्रक्शन देखिए, है ना, इस तरह से ये लैंड है मान लीजिए इस तरह का। तो ये देखिए इधर से भी लैंड से घिरा, इधर से लैंड से घिरा, इधर से 3 तरफ से हो गया और इधर से महासागर के मुंह तरफ खुला हुआ है। तो इसको हम कहेंगे खाड़ी, मतलब कि महाद्वीपों के बीच में घुसा हुआ पानी के भाग को हम कहेंगे खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, इस तरह से जो खाड़ी लग जाएगा तो समझिएगा वहाँ पर इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो यही है। तो मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी है। 35 नंबर देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश क्षेत्र देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मानसून चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें डिस्कस भी किए थे कि मानसून की आदर्श परिस्थितियाँ भारत में पाई जाती है और ख़ास करके जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे कि इंडोनेशिया है ना, आपका लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इस सब में भी पाया जाता है ना। तो मानसूनी प्रदेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व का चिड़ियाघर के नाम से कौन से प्रदेश को जाना जाता है और कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? ये है आपका जो है बी आंसर हो जाएगा, सवाना। सवाना घास स्थल है, ये है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पाया जाता है सवाना। ठीक, अब देखिए वहाँ पक्षी जो है सब सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और अफ्रीका में जो सवाना है उसको चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? सहारा प्रदेश में जो एक धूल दानव है वो क्या है? तो वो है आपका प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी को हम वहाँ पर धूल दानव कहते हैं, है ना। धूल दानव प्रातःकाल में चलने वाली आंधी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है वो पाया जाता है आपका नाम है। ऐसे तो टुंड्रा प्रदेश जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो जो देश आएंगे वही ना। तो टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होती है ना, सिर्फ लाइकेन किस्म का घास होता है जो कि चिपका रहता है, वो भी बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कोई भी मतलब रूखा सूखा रहता है, वहाँ कोई भी जो है पेड़ पौधा घास ज़्यादा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है। तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का बी, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी साइबेरिया, ये सब उत्तरी ध्रुवीय ये क्षेत्र है ना। अलास्का कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ग्रीनलैंड भी उत्तरी ध्रुव के आसपास में पड़ता है ना। आइसलैंड भी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है ना। तो जो कि यूरोप का पार्ट है, उत्तरी साइबेरिया जो कि रूस का ही एक पार्ट है ना, एशियाई भाग। तो ये सब जो है आपका यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। फिर देखिए 39, मोन्टाना वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो मोन्टाना वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर। एंडीज पर्वतमाला जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है उसके पूर्वी ढलान की ओर जब नीचे गिरेंगे, नीचे की ओर चलेंगे तो वहाँ पर हमको जो वन मिलेगा उसी को हम कहेंगे कि मोन्टाना प्रकृति का वन, मोन्टाना वन कहा जाता है उसको। ठीक है, ये है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो केवल उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन और समशीतोष्ण कोणधारी वन, कौन सा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका समशीतोष्ण कोणधारी वन। केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। बाकी जो 3 और भी है ऊपर के वो सभी दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं, है ना। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो रिंग वलय जो है ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। रिंग वलय क्या होता है इसको समझिए। रिंग वलय होता है जैसे मान लीजिए कि ये जो है प्रशांत महासागर है ना इधर, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ से
जो है प्रशांत प्लेट पर ही अवस्थित है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के जो किनारा, प्लेट के किनारा वाला भाग है वो बहुत ही ज्वालामुखी क्रिया को लेकर के सेंसिटिव है। वहाँ पर जो है किनारे किनारे भाग में एक ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा होती है, ज्वालामुखी उद्भेदन ज़्यादा होने की संभावना रहती है, इसीलिए इसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग के जैसा बन गया इसका ढांचा, चारों ओर अगर मिला देंगे तो है ना। प्रशांत महासागर के चारों साइड से अगर हम देखते हैं तो वो रिंग ऑफ फायर है, बस यही समझिए। अगला देखिए, हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो वो करती है आपका ईरान और यूएई को। ईरान और यूएई को, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन में है आपका मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है कौन सा सागर? तो वो है आपका मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बी आंसर, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहते हैं? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है वो चीन की होंग हो नदी को कहा जाता है, होंग हो नदी, ठीक है, जानते हैं। लेकिन बिहार का शोक कोसी नदी, तो यही है। बिहार का भी जो है उसी तरह से उत्पात मचाने वाली नदी है कोसी। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पात मचाने वाली नदी जो है वो होंग हो नदी है, ठीक। तो ये हो गया। होंग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये पीली सागर में भी गिरती है, चीन की नदियां हैं, ठीक है। तो ये है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से को 2 बार काटती है? मतलब मकर रेखा को 2 से 2 बार गुजरती है, एक बार क्रॉस करती है फिर दोबारा क्रॉस करके रिटर्न आ जाती है। तो वो कौन सी नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपका लिम्पोपो नदी। 45 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लिम्पोपो नदी। तो यहाँ पर आपको जब मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम देख लिए लिम्पोपो, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है ये भी देख लीजिए। तो माही नदी, जो कि अपने भारत में है, ठीक है, गुजरात में बहती है, गुजरात राजस्थान में। तो माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो फिर विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो वो है आपका कांगो नदी। 45 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको मिल गया। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से डैन्यूब नदी नहीं बहती है? जैसा कि हम जानते हैं डैन्यूब नदी जो है डैन्यूब नदी ऐसा नदी है जो यूरोप के 5 देशों के राजधानी से होकर के गुजरती है, ठीक है, और अंत में जाकर के काला सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसमें से कौन सा नहीं था? जर्मनी से होकर के बहती है, ऑस्ट्रिया से होकर के बहती है, हंगरी से होकर के बहती है, पोलैंड से होकर के नहीं बहती है। तो पोलैंड आंसर हो जाएगा, नहीं बहती है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पोलैंड आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जो है ये है आपका हाँ, करीबा बांध जो है आपका जैरे नदी पर है, सॉरी 47 का हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पर है, सॉरी जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए 48, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध जो है वो है आपका विश्व में सबसे ऊंचा बांध जो है आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, रोगवंश की बांध, जो कि ताजिकिस्तान में है, ठीक है, रोगवंश की बांध जो कि ताजिकिस्तान में है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम जाना जाता है? तो वो है आपका रॉटरडम बंदरगाह, रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लानोस, है ना, लानोस कहते हैं, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में ये है। निम्नलिखित में से 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं कौन से? इसमें से उष्णकटिबंध के क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का मैदान है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1 और 3, कंपोस और सवाना, ये उष्णकटिबंधीय घास है। बाकी पंपास और स्टेपी क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं।
52 नंबर को देखिए, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है कौन? हेरिंग पॉन्ड के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के स्वच्छ जल की मछली के उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे बताइए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन स्वच्छ जल की मछली को उत्पादन करता है? स्वच्छ जल का मछली उत्पादन करने से मतलब ये हो गया कि नदी तालाब वगैरह से जो मछली उत्पादन होता है, और समुद्र की मछली को हम नमकीन जल का मछली कहेंगे। तो यहाँ पर स्वच्छ जल की मछली की बात कही जा रही है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। चीन सबसे अधिक स्वच्छ जल की मछली उत्पादन करता है। फिर दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर सी हो जाएगा, चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? जुड़वां खनिज किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको सीसा और जस्ता को। जुड़वां खनिज क्यों कहा जाता है सीसा और जस्ता को, ये समझिए। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर जस्ता का खान होता है वहाँ पर सीसा भी निकल जाता है, और जहाँ सीसा खदान किया जाता है वहाँ पर जस्ता की भी मात्रा निकल जाती है। तो दोनों साथ साथ निकलता है ना। ये तो इसलिए इसको जुड़वां खनिज भी कहा जाता है। ये है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है, इसमें से कौन है ये बताना है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। 3 में क्या है? जल विद्युत और सौर ऊर्जा, ये नवीकरण है। बाकी और नवीकरण परमाणु और प्राकृतिक। नवीकरण क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस, नवीकरण ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहते हैं जिसके सोर्स जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। सोर्स भी बनता रहता है और उधर उसका खपत जितना हो रहा है उतना बन भी जाता है। जैसे जल ख़त्म नहीं हो रहा है ना, जल का जितना भी प्रयोग करके बिजली बना लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सौर ऊर्जा को कितना भी प्रयोग करके आप बिजली बना लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। धूप थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। लेकिन परमाणु ऊर्जा जितना खपत करिएगा, जो परमाणु का भंडार है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। कोयला भंडार ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो कोयला वगैरह को भी आप नवीकरणीय नहीं कहेंगे। प्राकृतिक गैस भी एक सीमित मात्रा में भंडारण है, वो भी ख़त्म हो सकता है कुछ दिनों में, है ना, सैकड़ों साल के बाद। तो ये है वो और नवीकरणीय हो गया। और जल और सौर ऊर्जा क्या हो गया? नवीकरणीय हो गया। पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। तो 55 नंबर का हो गया। 56 नंबर पर आइए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं? अब वो भी क्वेश्चन आ गया। तो अपरंपरागत स्रोत, देखिए ऊर्जा को और भी परंपरागत और अपरंपरागत स्तर पर भी बांटा जाता है, के आधार पर भी बांटा जाता है। तो अपरंपरागत का मतलब हो गया है कि जो पहले जिस रीति से बिजली नहीं बनाई जाती थी उसको हम कहेंगे अपरंपरागत। पहले कुछ रीति से बिजली बनाई जाती थी उसको कहेंगे परंपरागत। तो पहले देखिए सौर ऊर्जा से नहीं बिजली बनाई जाती थी, अब बनाया जाता है, तो ये हो गया अपरंपरागत। तो 56 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। पवन से पहले नहीं बनाया जाता था, अब बनाया जाता है। भूताप से, है ना, भूताप से पहले बिजली नहीं बनाया जाता था, अब बनाया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी पहले नहीं बनाया जाता था, अब बनाया जाता है। मतलब ये सभी के सभी जो है अपरंपरागत ऊर्जा है। जैसे थर्मल पावर क्या हो जाएगा? परंपरागत ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि पहले से इसको बनाया जाता जा रहा है। हाइड्रो पावर भी परंपरागत हो जाएगा इस तरह से। 57 नंबर देखिए, निम्न में से किसको स्ट्रेटजिक मिनरल्स भी कहा जाता है? स्ट्रेटजिक मिनरल्स किनको कहा जाता है? ये है आपका डी, परमाणु खनिज को हम स्ट्रेटजिक मिनरल्स खनिज कहेंगे। ठीक है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? कोयला जैसा कि जानते हैं 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, इस तरह का। तो सबसे घटिया किस्म का कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है निम्न कोटि का, तो ये होता है पीट। 58 का हो जाएगा सी। ठीक। 59 क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक फूट लूज उद्योग है? फूट लूज उद्योग है कौन सा? तो फूट लूज उद्योग है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। फूट लूज उद्योग का मतलब ये होता है कि वैसा उद्योग जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता हो और बाजार शहर में भी स्थापित किया जा सकता हो। उसके लिए जो है बगल अगल के रॉ मटेरियल्स की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए जो है ज़्यादा रॉ मटेरियल, जैसे कि चीनी के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, अगल बगल में ईख की खेती होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ऐसा नहीं है। एक बार मटेरियल कहीं से ले आए तो वो जो है महीनों, 6 महीना 4 महीना चलेगा उस उद्योग में। ठीक है, ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को हम रखेंगे किस श्रेणी में? फुट लूज उद्योग में। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे कम
जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कम जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया कि ज़मीन अधिक है और लोग कम है उसके रिस्पेक्ट में, उसको हम कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कहेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 60 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। 61 नंबर, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम बताइए। मतलब है कि ऊपर से नीचे बताइए सबसे अधिक कौन भाषा बोली जाती है, तो सबसे अधिक जो है बोली जाती है वो आपका चीनी भाषा बोली जाती है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चीनी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, फिर दूसरे नंबर पर अपना हिंदी है, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है और चौथे नंबर पर स्पेनिश है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो विश्व में जो है अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जो उसमें से सब सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग हैं, तो सर्वाधिक चीन की जनसंख्या है, तो समझ लीजिए यहाँ पर लॉजिकली मंगोलाइड, चीन में तो मंगोलाइड ही है, तो मंगोलाइड जो है सबसे अधिक है, 62 का हो जाएगा ए, है ना, 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो माओरी जनजाति है, इसका निवास क्षेत्र मतलब ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं, किस एरिया में रहते हैं, तो माओरी जनजाति जो खास करके न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में रहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है, वृक्षों पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है आपका पिग्मी। पिग्मी जो है अपने वृक्षों पर घर बनाता है, वृक्षों पर जो है घर, डाली पर घर बनाता है। ठीक है, पिग्मी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, माओरी न्यूजीलैंड में रहते हैं, ये सही है। अफरीदीस दक्षिण अफ्रीका में, ये गलत है। अफरीदी जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहते हैं, अफरीदी जनजाति। ठीक है, तो ये आपका गलत बताना था, तो बी ही आंसर हो गया। ठीक, बी आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए एनु जनजाति जापान में रहते हैं, ये भी सही है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहते हैं, कांगो बेसिन है कांगो नदी के आसपास में, जो कि अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में बहती है कांगो नदी। ठीक है, तो कांगो नदी बेसिन के आसपास में पिग्मी जनजाति रहते हैं। 66 नंबर देखिए, युर्त किस जनजाति का घर है, किस जनजाति के घर को हम युर्त भी कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, युर्त कहते हैं किर्गिज जनजातियों के जो घर होते हैं उसको युर्त कहते हैं। युर्त जो होता है ये मध्य एशिया में जो है, और मध्य एशिया जैसे किर्गिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान वगैरह क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। युर्त कैसा घर होता है, ये चमड़ों से गोलाकार, एक जो है गोलाकार मढ़ा हुआ, चमड़ों से मढ़ा हुआ घर होता है। ठीक है, ये हो गया युर्त। युर्त हो गया आपका किर्गिज जनजाति, जो कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रह का अवरोही क्रम बताइए। आकार के अनुसार जो है सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है, तो 67 का हो जाएगा ए। बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है। मतलब बाहर का जो ग्रह है वो एक सिरे में बड़ा से छोटा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर पृथ्वी 5वें नंबर पर है, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध है। ठीक, ए आंसर हो जाएगा 67 का। ठीक, अब आइए 68 पर, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो इसमें से जो है पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है, तो वो शनि नहीं है। तो पार्थिव ग्रह होता क्या है इसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, शनि नहीं है पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह क्या होता है, मान लीजिए सौर मंडल है, ये सूर्य है, सौर मंडल में 8 ग्रह है, यहाँ बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर यहाँ पर कुछ रीजन है ना क्षुद्र ग्रहों का, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो होता है, ये जो अंदर का ये जो रीजन है क्षुद्र ग्रहों से, जो रीजन ये 4 ग्रह है आंतरिक सूर्य की दिशा वाला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको हम कहेंगे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, मतलब पृथ्वी के सदृश वाले ग्रह, पृथ्वी के मिलता जुलता ग्रह, है ना, तो उसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इसको इस साइड वाले ग्रह को कहते हैं जोबियन ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर देखिए शनि क्या है, इस पार में आता है, तो शनि इसका आंसर हो जाएगा, वो पार्थिव ग्रह का हिस्सा नहीं है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, मध्य रात्रि का जो सूर्य है, 69 नंबर क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो आपको आर्कटिक के क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि वाला देश भी ये पूछता है सवाल में, तो नॉर्वे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्वे पड़ता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में होता क्या है कि पृथ्वी के झुकाव होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में जो है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होने का प्रभाव से जो है 6 महीना दिन का समय रहता है और 6 महीना रात का रहता है। इसी कारण से जो है मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को मध्य रात्रि रहता है, लेकिन वहाँ पर दिन ही रहता है, मतलब 6 महीना तक दिन लगातार रहा, इसीलिए
इसको मध्यरात्रि का सूर्य भी दिन भी कहते हैं। 70 नंबर देखिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये देख लीजिए, जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है ना। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, ये हो गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, जस्ट अपोजिट होता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो पृथ्वी के अलावे एक ग्रह ऐसा है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन संभव है, वहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, वो है मंगल। चूँकि है क्या कि मंगल जो है पृथ्वी के सदृश है, पृथ्वी के जैसा ही वहाँ पर भी कुछ वायुमंडल भी पाए जाते हैं, वायु वगैरह भी पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है ऋतु का परिवर्तन संभव माना गया है। तो 71 का हो जाएगा सी आंसर। ठीक, 72 नंबर देखिए, नंगी आँखों से देखने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? मतलब नंगी आँखों से जो है आप सबसे दूर का ग्रह कहाँ तक आप देख सकते हैं? टोटल 8 ग्रह है, तो शनि तक आप आसानी से नंगी आँखों से देख सकते हैं। मतलब पृथ्वी के बाद जो है बृहस्पति, शनि तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? 73 नंबर, कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वो है आपका वरुण। वरुण जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, डी आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं अरुण और वरुण। अंतिम का जो दोनों ग्रह है वो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए थे कि जो है पृथ्वी की भगिनी बहन, पृथ्वी का बहन, जुड़वा बहन ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और पृथ्वी को कहा गया है ना। तो उसी प्रकार से सहोदर भाई का दर्जा जो है किस ग्रह को दिया गया है? तो वो है अरुण और वरुण को। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 74 का। 75 में जाइए, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड कहलाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 हो गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष है वो जो जाना जाता है आपका, वो जाना जाता है सिस लूनर के नाम से। सी आंसर हो जाएगा, सिस लूनर के नाम से, सिस लूनर के, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में जो है एक रीजन होता है जो कि सूर्य की परिक्रमा छोटे छोटे पिंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। 77 का हो जाएगा डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, डी आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन नंबर देखिए, 78 है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कब? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सी हो जाएगा 2 और 3। मतलब क्या है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण होगी, और जब अमावस्या का दिन हो। सूर्य ग्रहण का स्थिति यही है, जब अमावस्या का दिन हो और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, जिससे कि सूर्य के परछाया जो है, सूर्य जो है ढका जाए, पृथ्वी से देखने से सूर्य ढका जाए। ठीक है, तो ये है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, 78 का। ठीक, 79 देखिए, ब्लू मून परिघटना कब क्या होती है? तो ब्लू मून परिघटना होती है जब होता है कि जब हम जानते हैं कि एक महीने में एक पूर्णिमा होती है, ठीक है, लेकिन किसी किसी महीने ऐसा भी होता है कि 2 पूर्णिमा घट जाता है, 2 पूर्णिमा की घटना घट जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम ब्लू मून परिघटना कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए। 79 का आंसर हो गया ए। 80 नंबर देखिए, स्थल मंडल में सम्मिलित है कौन कौन से भाग? स्थल मंडल में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? तो वो होते हैं आपके केवल ऊपरी भूपटल नहीं, ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों नहीं, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये हो जाएगा आंसर सी। होता क्या है कि स्थल मंडल जो होता है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 100 किलोमीटर होती है, और इस स्थल मंडल के अंतर्गत जो है भूपरपट्टी जो कि 33 किलोमीटर का चौड़ा बेड होता है, भूपरपट्टी क्रस्ट वो शामिल होता है,
उसके बाद जो है निचली भूपटल भूपटल, निचली भूपटल वो भी होता है निचली वाला, और मेंटल का ऊपरी भाग वो सम्मिलित होता है। लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा, औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा जो है गहराई वाला जो परत होता है, लेयर होता है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये है। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 81 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा बी, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा था। नहीं, पेंजिया देखिए जितना भी महाद्वीप देख रहे हैं वो एक ही जगह संकेंद्रित था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों ओर जो है एक पैंथालासा महासागर था। ठीक है, ये पेंजिया था और इसके चारों ओर जो है पैंथालासा महासागर था। ये पेंजिया टूट करके अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होगा और बीच बीच में जो है महासागर खुलता गया, है ना। अटलांटिक महासागर, है ना, प्रशांत महासागर जो है, यही पैंथालासा का पानी बीच बीच में इन करता गया और महासागर खुलता गया। तो उसी प्रकार से जो है टेथिस महासागर भी खुला था। तो यहाँ पर बी आंसर गलत हो जाएगा। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा था, नहीं, पेंजिया तो पैंथालासा से घिरा था। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हैरी हैस ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 82 नंबर क्वेश्चन, ए हो जाएगा आंसर। 83 देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो अक्षांश रेखा क्या होता है ये समझिए। ये पृथ्वी है और जो है अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश इसको कहेंगे। ये जो है आपका जो उत्तरी ओर जाएंगे, जो पैरेलल लाइन है, विषुवत रेखा की पैरेलल लाइन रेखा है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। दक्षिण ध्रुव की तरफ भी जाएंगे तो ये देखते होंगे, जो विषुवत रेखा से जो हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जा रही है। मतलब व्यास क्या होता है, ये गोल है तो व्यास ये हो गया, 0 डिग्री के पास सबसे लंबा व्यास है, और जो ऊपर जा रहे हैं तो छोटा व्यास छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है ना, ये चीज़ है। ये पूछा जा रहा है, तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटता जाएगा, यह घटता है। बी आंसर हो जाएगा 83 का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? जैसा कि जानते हैं देशांतर क्या होता है। देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा जो होता है वो होता है आपका उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और वो दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो फासला होता है लगभग 111 किलोमीटर ध्रुवों के पास होता है, और विषुवत रेखा के पास होता है। ये हो गया पृथ्वी है, तो ये लाइन ऐसे करके मिलाती है, ऐसे करके ये है। तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, और जो ध्रुव के पास जाएंगे तो दोनों लाइन के बीच की दूरी जो है घटती चली जाएगी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपका कितना का अंतराल है दो देशांतर के बीच में? तो 15 मिनट का अंतराल पाया जाता है, 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। ठीक है, 84 का बी, 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। और 15 डिग्री पर प्रत्येक देशांतर, दो देशांतर के बीच में अगर 15 डिग्री का अंतर है तो 1 घंटा का अंतर माना जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री के देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का फासला रहता है। तो ये है। और टोटल जो देशांतर कितना है जानबे करते हैं। पूर्वी देशांतर 180 डिग्री तक, और फिर पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री तक। 2 शहर ए और शहर बी है। शहर ए जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ में है। शहर बी जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट में है। तो दोनों के बीच समय अंतराल क्या होगा, ये कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 85 का ए, 80 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, एक शहर है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट में है। ठीक, और 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट में है, तो कितना का अंतर हो गया? तो नॉर्थ से कोई मतलब नहीं, ईस्ट से लेना है। ईस्ट से मतलब जो है वो था 60 डिग्री ईस्ट और ये 80 डिग्री ईस्ट, तो दोनों के बीच फासला हो गया कितना, 20 डिग्री का। 20 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 20 चौके 80 मिनट, है ना। 85 का आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है ये पाया जाता है आपका परतदार चट्टान में, है ना, लेयर वाला चट्टान में ही कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टान का ये भाग होता है। ठीक है, लेयर के अंदर ही फंसा हुआ जो जैविक पदार्थ होता है वो बाद में कोयला का रूप ले लेता है, जैविक तेल का रूप ले लेता है ना। तो यही है। तो ये हो गया 86 का बी। ठीक, उसके बाद आ जाइए 87 नंबर क्वेश्चन, अग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अग्नेय चट्टान के बारे में असत्य कौन सा है? तो वो है आपका
इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ नहीं पाया जाता, ये पूरा क्रिस्टली रूप में होता है, एक बिना जोड़ का होता है, बेजोड़ होता है ना। तो ये चीज़ हो गया डी आंसर, बाकी सब सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान मतलब क्या है कि एक चट्टान से आग्नेय से रूपांतरित हुआ है या अवसादी से रूपांतरित हुआ है, तो इसमें से कौन कायांतरित है, अपना रूप बदला है, तो वो है आपका 88 का हो जाएगा सी, संगमरमर। संगमरमर जैसे कि चूना पत्थर से बना है, चूना पत्थर से रूपांतरित होकर के संगमरमर बना है, तो संगमरमर हो गया। चूना पत्थर कौन सा चट्टान है, तो वो है आपका अवसादी चट्टान, और उससे जो है ये बना है संगमरमर। ग्रेनाइट कैसा चट्टान है ना, ये ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। क्वार्टजाइट में से किसका कायांतरण है, मतलब क्वार्टजाइट जो है किस चट्टान से जो है रूप बदल करके बना है, तो ये है बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान होता है, और बलुआ पत्थर ही बाद में बहुत कालांतर में समय के बाद ताप दाब झेलने के बाद जो है वो रूप बदल लिया और बन गया वो जो है क्वार्टजाइट, है ना। तो 89 का आंसर हो जाएगा, बलुआ पत्थर से जो है क्या बन गया, क्वार्टजाइट। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है कहाँ पर, तो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। 90 का हो जाएगा ए, विनाशात्मक प्लेट किनारा, और अंश क्या होता है, रचनात्मक प्लेट किनारा। दो किनारा प्लेट का मान लीजिए, दो प्लेट है, ये छोटी बड़ी प्लेट है ना पूरे, तो दो प्लेट के बीच को विनाशात्मक प्लेट जब कहेंगे, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर जाती हो और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जो है धंस जाती हो, तो उसको हम कहेंगे विनाशात्मक प्लेट। उसमें क्या होता है, प्लेटों का विनाश होता है, गलता है, नीचे मैग्मा बनता है, और फिर वो जो है प्रस्फुटित होकर के वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये जो प्लेट किनारा है, विनाशात्मक प्लेट किनारा, यहाँ पर अधिक ज्वालामुखी क्रिया होती है। रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर चले जाए, तब जाकर के बीच में जो है कुछ नया रचना बन जाए, है ना, कटक वगैरह बन जाए, तो उसको हम कहेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। तो ज्वालामुखी क्रिया विनाशात्मक प्लेट किनारों में अधिक होती है, तो ये है। 91 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है वो ज्वालामुखी क्रिया को ही कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व क्या होता है, प्रेशर कुकर देखे होंगे तो उसमें एक सुरक्षा वाल्व रहता है। अगर प्रेशर कुकर से अगर गैस निकलने वाला जो व्यवस्था है, अगर वो ब्लॉक हो गया, तो सुरक्षा वाल्व फट जाता है और कुकर के फटने से बचा देता है वो, है ना, और गैस जो है निकल जाता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी में जो है को गंभीर संकट से बचाने के लिए जो है कहीं कहीं ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है, तो ये इसी के लिए उसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो वो है माउंट एटना ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, ये ज्वालामुखी क्रिया से बना है। माउंट एटना इटली में है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये भी ज्वालामुखी क्रिया से बना पर्वत है। माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है, ये भी जो है ज्वालामुखी क्रिया से बना है। माउंट ब्लैक ये नहीं, ये जो है ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बना है, तो डी आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप समूह में स्थित है, तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया द्वीप समूह में अवस्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया में, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन का है, मृत ज्वालामुखी इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है आपका मोना लोआ, बाकी सभी मृत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी चिम्बराजो ज्वालामुखी जो है ये और कोह सुल्तान ये भी, है ना, सुसुप्त है, मतलब कभी भी जग सकता है, अभी सोया हुआ है, इस तरह से मृत है। सॉरी, चिम्बराजो मृत है, कोह सुल्तान मृत है, और देमबंद मृत है। देमबंद और कोह सुल्तान ये दोनों ईरान में पाया जाता है। मोना लोआ जो है ये हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है, तो ये जो है आपका एक्टिव ज्वालामुखी है मोना लोआ। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है, तो किस तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट होता है, तो वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट होता है ना, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के अंतर्गत में वो सब भी आ जाता है। ठीक है, जो इटली का एटना वगैरह है, ये सब, है ना, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन,
देखिए निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ये गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक में पाई जाती है, ब्राज़ील धारा भी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, कैनरी जलधारा भी जो है स्पेन के आसपास में पाई जाती है किनारे में, तो ये भी पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, बल्कि ये जो है पेरू धारा पाई जाती है प्रशांत महासागर में, ठीक है, पेरू के बगल में, ठीक, दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा क्या है, कौन सा इसमें? तो आपका इसमें वेनेजुएला धारा जो है ये ठंडी जलधारा है, बाकी सब गर्म जलधारा है। ठीक, तो ये हो गया 97 का ए आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो सारगैसो सागर के चारों ओर जो है समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। ठीक है, गर्म और ठंडी जलधारा इसके चारों ओर प्रवाहित होती है, सारगैसो सागर के चारों ओर। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा जो है वो पाई जाती है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में। सी हो जाएगा 99 का। ठीक है, ये है 99 का सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः महासागर की गहराई में वृद्धि होने पर उसकी लवणता में क्या परिवर्तन आती है? तो लवणता बढ़ती है। ठीक है, तो ए 100 का हो जाएगा ए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर, मृत सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण क्या है? तो मृत सागर में जो डेड सी में जो उच्च लवणता है उसका कारण है कि वाष्पीकरण का उच्चतम दर, वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर लवणता अधिक है मृत सागर में। तो डी आंसर हो जाएगा 101 का। ठीक, 102 का देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो इसमें से सबसे अधिक लवणता किस महासागर की है ये बताना है। 102 का हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर की। ठीक है, महासागरों में ये पूछा जा रहा है, वैसे तो मृत सागर का लवणता अधिक है सागर में अगर पूछा जाए तो महासागर में सबसे अधिक जो है वो है अटलांटिक महासागर का। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कटिबंध के महासागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए जो उपयुक्त महासागर है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय महासागर। मतलब है कि जहाँ पर सीधा धूप पड़ता हो, है ना, छिछला सागर हो, और वहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार का शैवाल भी रहता हो, है ना, तो वहाँ पर ही प्रवाल जीव उगते हैं। ठीक, तो ये है मूंगा जिसको कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय महासागरों वाले क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कौन सा है ना? 104 नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। 104 का ए हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों में महासागरों की आंतरिक भागों में आगे बढ़ने पर, है ना, महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? 105 का आंसर हो जाएगा डी, है ना। महाद्वीप से अगर महासागर की ओर बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले आएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल। 105 का आंसर डी है। महाद्वीपीय मग्न तट पहले आता है, मग्न तट, ठीक है, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है, फिर गहरे सागरीय मैदान आता है ना, समतल वाला आंतरिक भाग में, फिर गर्त आता है ना, महासागरीय गर्त आता है। तो इस तरह का सागरीय ढांचा है आंतरिक भाग में जब जाएंगे सागर के। फिर 106 नंबर देखिए, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? महाद्वीपीय सागर के आंतरिक भागों में जो सर्वाधिक मग्न तट चौड़ा किस महासागर में है? तो वो है आपका आर्कटिक महासागर का जो मग्न तट है वो सर्वाधिक चौड़ा है। 106 का बी हो जाएगा। ठीक, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होती है? तो सूर्य की गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण, मतलब तीनों क्रियाओं से जो है ज्वार भाटाएं आती है। ठीक है, और इसमें से सर्वाधिक जो कारण बनता है वो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है, ये है। तो तीनों आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, डी आंसर हो जाएगा 107 का। ठीक, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। 108 का हो जाएगा सी, फंडी की खाड़ी में। ठीक, अब भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी में, ठीक, खंभात की खाड़ी में आती है।
ज्वार भाटा 109 नंबर क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो ज्वार भाटा में सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है, सी आंसर हो जाएगा 109 का। 110 देखिए, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? डेल्टा क्या होता है? जब नदी अपने मलबा को ला करके समुद्री भाग में जहाँ गिराती है वहाँ पर एक डेल्टा नुमा आकृति बना देती है, ठीक है, जो मलबा को जमा कर करके, तो उसमें जो है आपका उसका ढांचा अलग अलग होता है, किसी का दांत के आकार का, किसी का पक्षी के पैर के आकार का, पंजाकार का, किसी का डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार का होता है, चाप का आकार का होता है। अपना जैसे गंगा का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो कैसा है? तो वो डेल्टा आकार है, मतलब त्रिभुजाकार है, चाप का आकार का है। पंजा आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी क्या है, कौन सा है? तो वो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी। 110 का हो जाएगा डी, है ना, 110 का डी, मिसिसिपी मिसौरी। 111 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ज्वारनदमुख का निर्माण जो करती है वो करती है नर्मदा और ताप्ती। इसका आंसर हो जाएगा ई, 111 का आंसर हो जाएगा ई। ज्वारनदमुख का निर्माण नर्मदा और ताप्ती दोनों करती है, इसका मतलब एक से अधिक आंसर हो जाएगा। 112 देखिए, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान हिमपात वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, 112 का हो जाएगा बी, आइसोनिफ लाइन, बी, 112 का बी, ठीक है। 113 देखिए, एक समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा 113 का। एंड 114 देखिए, एंडीज पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, 114 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत है, मतलब भ्रंशोत पर्वत है? तो 115 का देखिए, कौन सा ब्लॉक पर्वत है? वासचेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, आल्प्स, ठीक है। तो 115 का आंसर हो जाएगा ई। इनमें से आल्प्स को छोड़कर बाकी सभी ब्लॉक पर्वत ही है, वासचेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा, ठीक, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 116 का हो जाएगा बी, ठीक है, 116 का बी आंसर हो गया। 117 देखिए, पोटवार का पठार किस देश में अवस्थित है? तो पोटवार का जो पठार है वो है आपका पाकिस्तान में, 117 का हो जाएगा डी, पोटवार का पठार पाकिस्तान में है, ठीक है। 118 देखिए, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे हों उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। वैसे पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, ठीक है। 119 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना जो है मैदान को कहा जाता है, क्योंकि मैदान में अधिक संख्या में लोग बसते हैं, वहाँ पर उनके अनाज का उत्पादन होता है, खाने योग्य जो है नदी, तालाब, पीने योग्य पानी, नदी होता है ना, सब कुछ खाने योग्य, ज़मीन उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए ज़मीन होता है, ये तो मैदान हो गया सभ्यता का पालना। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में जानते हैं कि बहुत सारे गैस है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, इस तरह का ऑर्गन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। लेकिन सबसे अधिक जो है अक्रिय गैस कौन सा है? अक्रिय गैस सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो वो है आपका आर्गन, ये आंसर हो जाएगा 120 का, है ना, ये है। 121 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, नायन। तो इसका क्रम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 121 का सी हो जाएगा, है ना, 1 3 4 2 5, है ना, ये है। बादल का गर्जन किस वायुमंडलीय परत में होता है? तो बादल का गर्जन, बादल का गरजना, बादल का होना, फटना, वर्षा होना, है ना, बादल का बनना, बिगड़ना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, नीचे वाले परत में। इसलिए तो वायुयान जो है क्षोभ मंडल से ऊपरी परत समताप मंडल में उड़ती है, ठीक है, क्षोभ मंडल। 122 का ए आंसर हो जाएगा। 123 देखिए, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल के किस लेयर से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? रेडियो की जो तरंगें होती है, लघु तरंग, मीडियम तरंग और बृहद तरंग, बड़ा तरंग का, जो इसमें से लघु तरंग किस लेयर से आती है? तो जैसा कि जानते हैं आयन मंडल में 4 लेयर होता है, DEFG, है ना, ये लेयर होता है। तो लघु वाला तरंग जो रिटर्न जो आता है वो आयन मंडल के किस लेयर से आता है? तो वो बताना है। 123 का हो जाएगा आपका सी, F लेयर से, आयन मंडल के F लेयर से लघु तरंग, शॉर्ट वेव रेडियो, है ना, सुने होंगे। 124, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? अचानक से वायु दाब अगर घट जाए
है ना। तो समझिएगा आंधी तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम आने वाला है, तो बी हो जाएगा 124 का बी। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। हिमभक्षी के नाम से एक चिनूक को जाना जाता है। जैसा कि जानते हैं रॉकी पर्वत के सहारे पूर्वी दिशा में चिनूक बहती है और वहाँ जो बर्फ़ जमे रहते हैं वो बर्फ़ को पिघला देती है और फिर घास उग जाता है, चारागाह खुल जाता है ना, पशुओं के लिए अच्छा माना जाता है। ये है चिनूक, हिमभक्षी भी कहा जाता है। गर्म हवा है वो, है ना। 127 देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है आपका वायु की नमी, आर्द्रता नापी जाती है, वायु की नमी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 127 का। लोकतंत्र, अब देखिए करंट अफेयर शुरू हो गया है। 128 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2020, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो है शीर्ष पर कौन सा देश है। तो शीर्ष पर कौन सा देश है 128 का आपको बताना है। तो डी है आंसर, नॉर्वे। शीर्ष पर नॉर्वे है, डी आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का जो इसमें स्थान है लोकतांत्रिक सूचकांक में 129 का हो जाएगा आपका बी, 53वें स्थान पर, 53वें स्थान पर है। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष नया बनाया गया है वो बनाया गया है विजय सांपला को, बी आंसर हो जाएगा 130 का। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में परसिवरेंस नाम का अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में पहुंचा, वह किस देश के द्वारा भेजा गया था। तो परसिवरेंस जो भेजा गया था वो भेजा गया था आपका अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, है ना। फरवरी 2021 में, जुलाई 2020 में ही इसको प्रक्षेपित किया गया था 3 देश के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अलग अलग नाम का जो सैटेलाइट को भेजा गया था, है ना, मंगल पर, मंगल के लिए। तो इसमें जो है परसिवरेंस था संयुक्त राज्य अमेरिका का, तियान्वेन था चीन का, है ना। 132 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। 132 का आंसर हो जाएगा सी, नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को क्रिटिक्स ऑफ द बेस्ट एक्टर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो किया गया आपको सुशांत सिंह राजपूत को, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला देखिए 134 नंबर, भारत के निम्न में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से बनाया गया। तो वो बनाया गया अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ गया भाई, अहमदाबाद, सी आंसर हो जाएगा 134 का। 135 देखिए, 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट में 2021 से 26 के दौरान केंद्रीय करों में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को आंतरित करने की संस्तुति की गई है। तो वित्त आयोग के द्वारा जो संस्तुति की गई है कि राज्यों को केंद्रीय कर में से कितना हिस्सा दिया जाएगा, वो क्या है। तो 42%, 135 का हो जाएगा सी, सॉरी 41%, 41% सी। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक हैं। तो वो हैं आपके बी हो जाएंगे नागोजी ओकोंजो इवेला, नागोजी ओकोंजो इवेला जो है ये WTO के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137, 11 फरवरी 2021 को विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया आपका जो है ए हो जाएगा आंसर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा। कैच द रेन जागरूकता अभियान से निम्न में से कौन सा निकाय जुड़ा हुआ है। कैच द रेन जो है अभियान से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है 138 का ई हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन भी जुड़ा हुआ है, नेहरू युवा केंद्र संगठन भी जुड़ा हुआ है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय जुड़ा हुआ है। 3 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इस कैच द रेन को चलाया जा रहा है, तो ना। तो इस तरह से तो ये जो है ई आंसर हो जाएगा इसका 138 का। ठीक है, एक से अधिक। उसके बाद आइए 139 नंबर, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की सूची में 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। तो ये नोमाडलैंड फिल्म को दिया गया। ठीक है, नोमाडलैंड को। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब निम्न में से किसे दिया गया। तो मानसा वाराणसी को, ए नंबर आंसर हो जाएगा, मानसा वाराणसी को, 140 का ए।
नेक्स्ट देखिए 141, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक निम्न में से कौन है? यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक कौन है? तो ये है आपका सी हो जाएगा, पवन सी लाल। पवन सी लाल हो जाएगा सी आंसर, ठीक, पवन सी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 142 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 142 का डी 21 फरवरी को, ठीक, 21 फरवरी को। 143 देखिए, भारत विद्युत उत्पादन के मामले में 2021 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो ये है आपका सी नंबर, मतलब तृतीय स्थान पर है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किस स्थान के लिए लाइट हाउस परियोजना लॉन्च किया गया? तो लाइट हाउस परियोजना जो लॉन्च किया गया वो किया गया आपका राजकोट एवं इंदौर में, ठीक है। उसके बाद आइए, स्कूल बैग नीति 2020 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये स्कूल बैग नीति 2020 जो जारी किया गया वो किया गया ए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद, मतलब NCERT के द्वारा, है ना। 145 का ए हो जाएगा। 146 देखिए, 11 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि के अवसर को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। 146 का हो जाएगा ए, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 147 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो है आपका अजय माथुर को, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 148 नंबर, फरवरी में भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव का जो आयोजन हुआ वो किया मध्य प्रदेश में। 149 देखिए, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बजट जो है बिना पेपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, डिजिटली माध्यम से कौन पहला राज्य बन गया प्रस्तुत करने वाला? वो बन गया उत्तर प्रदेश। 149 का बी हो जाएगा। किस राज्य में 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में महिला एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है? 150 का आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश, ठीक है, डी, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 150 क्वेश्चन का डिस्कस हो गया। नेक्स्ट टेस्ट का हम लोग फिर लेकर के आएंगे। तब तक है कुछ और भी चीज़ करंट अफेयर्स का हम लोग देखेंगे वीडियो में। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।